नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इन स्टैटिक के क्वेश्चनों में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1948 में किस नीति को शुरू किया गया था। तो आपको बता दें 1948 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति को अपनाया गया था। राज्य हड़प नीति को अपनाया गया था जिसे हम व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस किसी राजा का कोई भी पुत्र नहीं है तो अंग्रेज उनके शासन को क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। उसी बीच में झांसी एक हमारा शहर था। तो इस राज्य हड़प नीति के तहत कितने राज्यों को हड़पा, तो पहला हड़पा झाना। ये एक ट्रिक है जिससे आप पूरा पता कर सकते हैं कि राज्य हड़प नीति के तहत कितने राज्यों को हड़पा गया था भारत के अंदर। तो इस ट्रिक के तहत आप लोग कैसे पता करेंगे, सा से है सतारा, जा से है जैतपुर, सा से है संबलपुर, बा से है बाघाट, ऊ से है उदयपुर, झा से है झांसी, ना से है नागपुर। तो सजस बहु झाना के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कितने राज्यों को हड़पा था। झांसी की कहानी आपको बता दें कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपका जो दत्तक पुत्र है या आपका जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको हम वैलिड नहीं करेंगे, उसको हम मान्य नहीं करेंगे। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और इन पर 1857 की क्रांति में इन्होंने उस वजह से भारत 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो सजस बहु झाना के आप लोग याद कर लेंगे। इसके तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इतने सारे राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में तार व्यवस्था को शुरू किया। तार व्यवस्था को शुरू किया। दूसरी बार लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर डाकघर व्यवस्था को शुरू किया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। रेलवे का जनक इन्हें हम कहते हैं क्योंकि इन्होंने 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी, फर्स्ट ट्रेन चलाई, जिस ट्रेन का नाम हम लोग जिस ट्रेन को मुंबई टू ठाणे के बीच चलाया, मुंबई टू ठाणे के बीच इस ट्रेन को चलाया। क्वेश्चन नंबर अगला है पृथक निर्वाचन। ऑप्शन अगला है पृथक निर्वाचन। तो पृथक निर्वाचन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में शामिल हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में आया था जिसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति शुरू करी थी। फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत हो गई थी। इसके बाद आता है राज्य हड़प नीति, जिसका आंसर हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का, लॉर्ड डलहौजी 1948 में राज्य हड़प नीति के तहत आए। सहायक संधि की अगर हम बात कर लें तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई, जिसे हम कोऑपरेटिव ट्रीटी कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि की बेसिक तौर पे शुरुआत जो है वो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी। फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी, परंतु डुप्ले ने इस संधि का कोई सिद्धांत नहीं दिया था। इस संधि का सिद्धांत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया, इसलिए जिसके जनक माने जाते हैं और इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है। तो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड की अगर हम बात कर लें, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है। तो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है डिगबोई, जो असम के अंदर पड़ती है। डिगबोई जो असम के अंदर पड़ती है ऑयल फील्ड। ट्रांबे भी एक हमारी ऑयल फील्ड है
जो हमारी मुंबई के अंदर पड़ती है, जैसे हम महाराष्ट्र की कहते हैं, तो ये भी एक हमारी क्या है, तेल या ऑयल फील्ड कहलाती है। कोची कोझिकोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोची कोझिकोड भी एक तरह से हमारी क्या है, ऑयल फील्ड है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी ऑयल फील्ड नहीं है जो फेमस हो। ऑयल फील्ड तो हमारी झांसी में भी है, कटिया से हम जब करारी के बीच में जाते हैं तो आपको वहाँ ऑयल फील्ड मिलती है। तो हम ऐसी ऑयल फील्ड नहीं लेते जहाँ पर शोधन होते हैं, जहाँ पे कच्चे तेल को पेट्रोल में, डीजल में, आपका सीएनजी, पीएनजी, इन सब चीजों में कन्वर्ट किया जाए, वो ऑयल फील्ड जो है वो डिगबोई असम के अंदर स्थित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, क्वेश्चन अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? तो आपको बता दें, डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना विद्युत हीटर का काम है। माइक्रोफोन ये है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वही लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जब भी हम किसी के बदलने की बात करें तो उसका हम बेस पॉइंट देखते हैं कि वो चलता किस वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डायनामो है, डायनामो एक यंत्र है जिसको हम चलाकर बिजली का उत्पादन करते हैं, तो वो यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनामो का काम होता है। इसी तरीके से विद्युत हीटर है, जब विद्युत लेकर हमें ऊष्मा देता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना डायनामो विद्युत हीटर का काम है। पानी वाली मशीन जो है ये भी क्या करती है, ये भी एक यंत्र है जिसको चलाकर हम पानी को स्पीड देते हैं, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल पे पानी चढ़ाना पानी वाली मशीन का काम होता है। तो इसका हम क्या बोलेंगे कि यह है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदलता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब जैसा भी ऑप्शन आ जाए उस बेस पर हम इस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर से भी संबंधित है टीपू सुल्तान, लेकिन श्रीरंगपट्टनम हम यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और ये संधि जो है वो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जब हुआ था, थर्ड वॉर, तब ये संधि हुई थी। इसलिए टीपू सुल्तान को संधि के बेस पे पूछा गया कि टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर संधि की थी। आप इसको इस तरह से देखेंगे, संधि की थी तो श्रीरंगपट्टनम में संधि की थी। मैसूर की अगर हम बात कर ले तो मैसूर इनका राज्य था, मैसूर इनका राज्य था, जिस राज्य के दो बड़े राजा आए थे, एक हैदर अली थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने, और दूसरे हमारे टीपू सुल्तान, एक हैदर अली थे और दूसरे हमारे टीपू सुल्तान। भाई हैदराबाद की बात कर ले तो हैदराबाद निजामों का शहर माना जाता है, निजामों का शहर माना जाता है हैदराबाद, और इसको भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको शामिल किया था, भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको शामिल किया था। भाई रंगून की अगर हम बात कर लें तो रंगून जो है ये म्यांमार में स्थित एक शहर है, जो उस समय म्यांमार की राजधानी था, म्यांमार की राजधानी था, परंतु वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नैपिताव है, नैपिताव है, वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नैपिताव है। और म्यांमार की अगर हम बात कर ले तो म्यांमार में हमारे अंतिम मुगल शासक की कब्र बनी हुई है, अंतिम मुगल शासक की कब्र बनी है, और यह कब्र जो है वो रंगून में ही है, रंगून में है। और वो अंतिम मुगल शासक थे कौन? तो उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति के लीडर हुआ करते थे, 1857 की क्रांति के नेता थे बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं ये क्वेश्चंस
बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, स्किन कैंसर किस किरण से होता है? तो स्किन कैंसर जो है ये पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। कहानी क्या है कि जी हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ को 3 प्रकार की रेज इसमें पाई जाती है। पहला तो हमारा हो गया वायुमंडल, ये वाली जो रेज है ये वाली जो परत है वायुमंडल की है, और अगली जो परत है वो हमारी ओजोन परत की है, ओजोन परत। अब इस ओजोन परत को बचाने के लिए हमने 16 सितंबर 1987 में कनाडा के अंदर एक मॉन्ट्रियल शहर है, उस शहर के अंदर हमने मीटिंग करी। उसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी। अब होता है क्या है कि यूवीए, इसके बाद आती है हमारी यूवीसी, यूवीबी, और अगली आती है हमारी यूवीसी। तो बेटा यूवीए यानी अल्ट्रावायलेट ए, ये हमारी पृथ्वी की परत तक आती है, जो हमें धूप के द्वारा मिलती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती इससे। छोटे मोटे स्किन रोग होते रहते हैं। गर्मियों में आपने देखा कि किसी की स्किन जल जाती है, तो कहते हैं गर्मी धूल पाउडर लगाओ। कई लोगों की यहाँ स्किन जल जाती है, मतलब वो स्किन जलना, अमोनिया का मतलब होता है स्किन जलना, स्किन जल जाती है ज़्यादा गर्मी की वजह से। आपकी वो गले की स्किन होती है, कई लोगों की पीठ में हो जाता है, तो वो स्किन जल जाती है। तो कहते हैं ठंडा ठंडा गर्मी धूल पाउडर लगाओ, वो ऐड आती है चुप्पी जल्दी गर्मी का मौसम, है ना। तो वो यूवी की वजह से होती है। दूसरा होता है यूवीसी, अल्ट्रावायलेट बी, बी। बेटा ये क्या करती है, ये भी हमारी पराबैंगनी किरणें हैं, लेकिन ये हमारे वायुमंडल में ही रहती है, मतलब हमारी सतह पर नहीं आती, वायुमंडल में ही घुल मिल जाती है। ठीक है, इनसे भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। आप थोड़ी बहुत आती हैं, क्योंकि ओजोन परत तो लगभग सबको ही रोक लेता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आती भी है वो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। फिर आता है हमारा अल्ट्रावायलेट सी। बेटा इसको ओजोन परत जाने ही नहीं, क्योंकि अगर ये हमारी पृथ्वी पर आ गई तो स्किन कैंसर हो जाए। जैसे आपके हाथ पे धूप पड़ी, यहाँ पे आपको कैंसर हो गया, आपके चेहरे पे धूप पड़ी, कैंसर हो गया। मतलब फिर अल्ट्रावायलेट रेज से बचने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई रास्ता नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि ओजोन परत को ग्रीन हाउस गैसें समाप्त कर रही थी। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम बात कर लें, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस जो थी बेटा ये ओजोन परत को समाप्त कर रही है, जिसमें आपकी CFC, HFC, CO2, जल वाष्प, ETC, ये सारी गैसें क्या कर रही थी? ग्रीन हाउस गैसें जो है वो ओजोन परत को खत्म कर रही थी, ओजोन परत को समाप्त कर रही थी, ओजोन परत को धीमे धीमे खाने का काम कर रही थी। तो क्या हुआ कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि हम धीमे धीमे ग्रीन हाउस गैसों को समाप्त करेंगे, और इनके जो जिस यूज में ये गैसें आती हैं, इनके परिदृश्य में दूसरी गैसों को हम इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निर्णय हुआ कि 2050 तक जो ओजोन परत में छिद्र हुआ है, ओजोन परत में छिद्र कहाँ हो गया? तो ओजोन परत की अगर हम छिद्र की बात कर ले तो ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में ये छिद्र है। तो ये तय किया गया कि 2050 तक हम ओजोन परत के छिद्र जो अंटार्कटिका में है उसको हम भर लेंगे 2050। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए जाना जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें क्या होती हैं? आप अपने टीवी के रिमोट को अपने मोबाइल के कैमरे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जब आप बटन दबाएंगे तो उसमें एक लाल लाइट जलेगी, उसमें एक लाल लाइट जलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरक्त किरणें कहते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड का रिमोट है, अब मैं इसको चालू करता हूँ तो इसमें लाल लाइट जल रही है, जो सेल डिस्चार्ज दिख रही है कैमरे में दिख रही है। हाँ, ये लाल लाइट जल रही है, तो ये अवरक्त किरण है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? अवरक्त किरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है एक्सरे। तो एक्सरे जो है इसकी कोई ऑप्शन साफ नहीं दी थी, इसके बारे में तो हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं कि इसकी कोई ऑप्शन साफ नहीं दी थी। और ये क्या है? इनकी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती
होती है। यही कारण है कि जब चिकित्सा के रूप में प्रयोग की जाती है कि हमारी हड्डी को तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो सबको पता है कि टीबी हो, जीबी हो, एमबी हो, केबी हो, टेराबाइट हो, जेटाबाइट हो, योटाबाइट हो, कुछ भी हो आपका, योटाबाइट हो, जेटाबाइट हो, कोई भी बाइट हो, वो सब 1024 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है और हरे रंग से प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है और हरा रंग की जितनी वस्तुएं होती हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन की अगर हम बात कर लें तो भोजन जो है वो अपने पूरे पेड़ों में पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा करते हैं, फ्लोएम के द्वारा करते हैं। और अगर हम जल की बात कर लें तो ये जाइलम के द्वारा जल पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होता है। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। बुक्कराय प्रथम के सल्तनत काल में स्थापित किया गया था। तो विजयनगर साम्राज्य के समकालीन बुक्कराय प्रथम थे और तुगलक के भी समकालीन बुक्कराय प्रथम थे। बुक्कराय प्रथम की बात कर ले तो एक बहमनी विजयनगर साम्राज्य के सल्तनत काल के बुक्कराय प्रथम थे और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के। क्वेश्चन क्या है, बुक्कराय प्रथम किस सल्तनत में स्थापित किए गए? तो किस सल्तनत में किए गए? तुगलक में। तुगलक विजयनगर साम्राज्य के समकालीन था। तुगलक वंश की अगर हम बात कर लें तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक भारत में शासन काल में रहा, जिसका कार्यकाल 94 साल का था। मतलब एक 94 साल तक भारत में शासन करता रहा और यह भारत का सबसे लंबे समय तक, भारत का सबसे लंबे समय तक सल्तनत का काल कहलाता है। दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। 1320 से 1414 तक इसका शासनकाल रहा। जबकि सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया? तो सबसे कम शासन की अगर हम सल्तनत में बात कर लें तो खिलजी वंश ने किया। खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। 1290 से लेके 1320 तक इन्होंने शासन किया। बहमनी साम्राज्य की बात कर लें तो इसके संस्थापक हसन गंगू थे। हसन गंगू इसके संस्थापक थे। बेटा आपको बता दे कि बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था। तोप का प्रयोग भारत में सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के द्वारा किया गया था। बाबर ने तो इसका प्रयोग बाद में किया था। बाबर ने भी तोप का प्रयोग किया था, लेकिन पहले बहमनी साम्राज्य कर चुकी थी। फिर बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। और बाबर ने तोलगमा पद्धति अपनाई थी। तोप के प्रयोग तोलगमा पद्धति अपनाई थी, जिसे हम रूमी पद्धति भी कहते हैं। ये पद्धति यूरोप में रूमी पद्धति के नाम से जानी जाती है। भाई लोधी वंश की अगर हम बात कर लें तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। बहलोल लोधी इसके संस्थापक माने जाते हैं और इसका कार्यकाल की अगर हम बात कर लें तो 1451 से लेकर 1526 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी थे, जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी थे जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध 1526 में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। भाई मुगल साम्राज्य की जो नींव डली वो 1526 में डली। इसके बाद बाबर इसके संस्थापक थे। बाबर के बाद जो शासन सत्ता संभाली वो हुमायूं ने संभाली। कुछ देर के लिए बीच में फिर से शेरशाह भी आए। हुमायूं के बाद शासन सत्ता जो है वो अकबर ने संभाली। अकबर के बाद शासन सत्ता जो है वो जहांगीर ने संभाली और जहांगीर के बाद शासन सत्ता जो है वो आपके शाहजहां ने संभाली और शाहजहां के बाद शासन सत्ता जो है वो औरंगजेब ने संभाली। और औरंगजेब के बाद बाबर के जो उत्तराधिकारी थे या औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे या मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे कि भारत में केंद्रीय शक्ति को स्थापित कर सके। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यूईएफ
किस रीजन में होती है? तो यूईएफए एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है जो यूरोप के रीजन में की जाती है, यानी यूरोपीय कंट्रीज जो होती हैं वो आपस में एक फुटबॉल की प्रतियोगिता करते हैं जिसे यूईएफए कहते हैं। वैसे फुटबॉल के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है? फीफा। फीफा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में फीफा की स्थापना की गई। फीफा ने 6 साल बाद यानी 1930 में फीफा ने पहला वर्ल्ड कप चलाया, पहला वर्ल्ड कप शुरू किया था, पहला वर्ल्ड कप इन्होंने शुरू किया था। और इसी वजह से फीफा 2030 में तीन महाद्वीपों के अंदर फीफा वर्ल्ड कप कराएगी। 3 महाद्वीपों के अंदर फीफा वर्ल्ड कप कराएगी और ये 3 महाद्वीप हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अगला महाद्वीप है हमारा कौन सा? यूरोप महाद्वीप। बेसिक तौर पे आपको बता दें कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था और इसको जीतने वाला देश अर्जेंटीना था और इसने फ्रांस को हराया था। तो फ्रांस इसमें उप विजेता था और अर्जेंटीना के जो कैप्टन थे उस समय लियोनेल मेसी इस टीम के कैप्टन थे। वहीं दूसरी ओर बात कर लें कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो अमेरिका और मैक्सिको में होना है। और वहीं 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग 3 महाद्वीप के अंदर कॉन्टिनेंट में होगा। और 2034 का जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप वो किस देश में होगा? 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब में होगा। 2034 का जो वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में 34 का वर्ल्ड कप होगा, सऊदी अरब में। और आपको एक और बता दें कि अभी हाल में ही सऊदी अरब को आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ई स्पोर्ट्स की मेजबानी सौंपी है। ई स्पोर्ट्स की मेजबानी आईओसी ने सौंपी है अभी हाल में। आईओसी कब बनी थी? तो आईओसी 1894 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसके हेड कौन है? तो थॉमस बाक इसके हेड है। पहला ओलंपिक शुरू कब हुआ था? तो फर्स्ट ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो 1896 में हुआ था। और 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 2028 का ओलंपिक कहाँ होना है? तो लॉस एंजल्स में होना है अमेरिका में। 2032 का ओलंपिक कहाँ होना है? तो आपको बता दें कि 2032 का ओलंपिक बेसिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया को कराना है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया मना करता है तो ये ओलंपिक सऊदी अरब में जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कई बार असमर्थता जता दी है कि ओलंपिक नहीं करा पाएंगे। और 2036 का ओलंपिक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि भारत में होगा, क्योंकि अभी आईओसी की जो पहली भारतीय महिला आईओसी मतलब आईओसी कमेटी में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका नाम है नीता अंबानी। और इनने अभी हाल में ही एक वक्तव्य दिया है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो ओलंपिक होने वाले हैं 2036 के वो भारत में होंगे। तो यूएफए किस रीजन में होती है? ये हमारा यूरोप रीजन में होती है। क्वेश्चन अगला है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम कौन सा है? यांगशी रिवर। विश्व की सबसे बड़ी रिवर का नाम है, सबसे बड़ी नदी का नाम है विश्व की, तो उसका नाम है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जैव विविधता विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। अभी हाल में ही एक देश है जिसने जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। जैव विविधता क्या जारी किया है? बॉन्ड जारी किया है। तो जैव विविधता बॉन्ड जारी जो किया है वो आपके कोलंबिया जो एक देश है हमारा उसने जारी किया है जैव विविधता बॉन्ड। पहला ऐसा देश है जिसने जैव विविधता बॉन्ड को जारी किया है। इसके अलावा अमेजन की अगर हम बात कर लें तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का हृदय कहा जाता है। वहीं अमेजन नदी की अगर हम बात कर लें तो अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है।
अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और यह है ना, अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकृति का माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा महासागर जो है वो एस आकृति का माना जाता है। तो आंसर आप लगाएंगे अटलांटिक महासागर को हम एस आकृति का महासागर भी कहते हैं। भाई हम बात कर ले नील नदी की। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात कर लें तो ये हमारी नील नदी है। ये हमारी नील नदी है और यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और इस नदी की खास बात ये है कि बेटा ये 4 देशों में जाती है। देखिए विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया लेक है, इसके ऊपर है युगांडा, इसके ऊपर है युगांडा, युगांडा के ऊपर है आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान, और साउथ सूडान के ऊपर है आपका सूडान, सूडान के ऊपर है आपका मिस्र, सूडान के ऊपर है आपका मिस्र, और मिस्र के ऊपर आता है आपका क्या, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में यह नदी क्या होती है, भूमध्य सागर में नील नदी जो है वो अपना मुहाना बनाती है, अर्थात यह नदी गिर जाती है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, साउथ सूडान की राजधानी है खार्तूम, सूडान की राजधानी है जुब्बा, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो इतने देशों से हमारी नील नदी जाती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी को हम मिस्र का वरदान कहते हैं। यह मिस्र का वरदान कहलाती है क्योंकि इसे मिस्र का जीवन दायिनी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे मिस्र में पानी देती है, तो इसे मिस्र का जीवन दायिनी कहा जाता है। और इसी नील नदी पर अस्वान बांध बनाया गया था। इसी नील नदी पर क्या बनाया गया था, अस्वान बांध बनाया गया था। तो ये हमारी नील नदी मानी जाती है। अब हम बात कर ले गंगा की। तो गंगा जो है वो 25-25 किलोमीटर की है। यह उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और यह भारत में उत्तराखंड, इसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होता है और पद्मा में जमुना मिल जाती है, तो यह मेघना के नाम से समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से यह गिर जाती है। तो ये हमारा गंगा रिवर हो गया। यांगसी की बात कर लें तो एक चीन में पाई जाती है और पीला सागर में गिर जाती है, पीले सागर में गिर जाती है यांगसी रिवर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए जस्ट स्टडी के क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। और आपको हमारे क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ गौरव सर जी के जीएस गुरु के नाम से आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ रहा है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों रोज जैसे स्टडी के क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, धीमे धीमे आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्टडी के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।